Very good morning to all of you. Welcome to the class. We are doing chapter number 5 in your history book, that is print culture and the modern world. ठीक है, इसको स्टडी कर रहे हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया. ठीक है, तो आपका पेज नंबर है 171, प्रकाशन के नए रूप. ठीक है, जो नए नए फॉर्म्स थे प्रिंट के, वो कौन कौन से इमर्ज हुए, टाइम के साथ साथ किस तरीके से ग्रो हुआ हमारा प्रिंट कल्चर, उसको स्टडी करेंगे. स्टार्ट करो. छापेखाने से नए नहीं प्रकाशन के नए रूप. छापेखाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी. जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्ने में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई. यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी. जल्दी ही इसने अपने एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली. अपने पाठकों को इसने अनुभव का एक नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया. क्या कह रहे हैं? उपन्यास लिखने शुरू हो गए थे. उपन्यास, ठीक है, तो उससे क्या होता है, लोग अपने बारे में लिखना चाहते थे, अपने बारे में बताना चाहते थे. जैसे ये लिखा है ना यहाँ पे कि अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती हो गई, यानी कि जो उन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, उनके रिलेशंस थे, उन सबको वो उपन्यास के फॉर्म में लिखते थे, लोगों तक पहुँचाते थे, स्टडी करते थे लोग. तो मतलब ये चीज़ें कि लोगों को लगता है ना, एक चीज़ मेरी सक्सेसफुल हो गई है तो ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे लिखे हुए उपन्यासों को, हमारे जो संस्मरण हैं उनको पढ़ें. ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म चेंज होती गई, पिक्चर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती गई प्रिंट कल्चर में हमारे. ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें जो है चेंज किस तरीके से हो रही थी प्रिंट कल्चर में. अभी तो ट्रेडिशनली सब हर चीज़ पब्लिश हो रही थी, ये तो हो गया था. अब नया पाठक वर्ग जो तैयार हुआ था, उसको मटेरियल भी तो नया नया चाहिए था ना. सिर्फ धर्म से रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ सकते, एडुकेशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ सकते, फिर अलग अलग चीज़ें, उपन्यास हो गए, आपकी कहानियाँ हो गई, ठीक है, और चीज़ें इन सब चीज़ों में इंक्लूड हो गई थी. ठीक है, दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए. अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिसने इनका स्वरूप तय होता था. 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी. छापे खानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें और प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी. राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई. काठ की तख्ती पर चित्र उकरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापेखाने के करीब अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे. बाजार में सुबह सख्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों में सजाया करते थे. इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीतिक तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गठना शुरू किया. ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, तो समझ में आ गया होगा. ठीक है, जो ब्लॉक प्रिंटिंग थी और वो किस लिए यूज़ होने लगी थी. पहले तो पूरा टेक्स्ट यूज से लिखा, टेक्स्ट तो क्या ही लिखा जाता था, पहले तो बुक्स ही वही पब्लिश होती थी जो हमारे पास ब्लॉग्स होते थे. ठीक है, अभी इनका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा था, जो बाकी लोग थे वो किस लिए कर रहे थे, ताकि थोड़ा सा जो है बुक्स का जो है क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सके उसकी. ठीक है, कोई डिज़ाइनिंग करने के लिए. तो ये सब लोग जो थे, जो ये ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करते थे, ये ऐसे ही प्रिंटिंग प्रेसेस के बाहर अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते थे. तो जो भी बुक्स पब्लिश होती थी उसके बाद उन पर स्टैंपिंग के थ्रू जो है डिज़ाइनिंग करते थे. ठीक है, 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छापने लगे थे. कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया. साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे. कार्टून और कैरिकेचर्स देखे हैं.
न्यूज़पेपर्स में कैरिकेचर्स क्या होते हैं? कार्टून तो सिंपल किसी का भी कार्टून ड्रॉ कर देते हैं आप, ठीक है। कैरिकेचर्स क्या होते हैं? जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का, उसके फेस को थोड़ा सा बना के, जैसे आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके फेसेस होते हैं ना, उसमें आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो ना उन कार्टून्स को कि ये कौन से जो है पॉलिटिशियन का जो है फेस ड्रॉ किया हुआ। तो कैरिकेचर्स हम उनको बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के फेस को रिजेंबल कराने के लिए जो कार्टून्स बनाए जाते हैं, तो उनको हम कैरिकेचर्स कहते हैं। तो ये क्यों बनते थे? आज के टाइम में भी आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में बहुत इजीली आपको कैरिकेचर्स कार्टून्स देखने को मिल जाते हैं। प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो उस पर कोई कमेंट होता है कार्टून के थ्रू, ठीक है, व्यंग्य करने के लिए, ठीक है, कि जैसे जैसे जो हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे या और भी कोई फेमस पर्सनैलिटी थी, उनके ऊपर वेस्टर्नाइजेशन जिस तरीके से हो रहा था कि वो वेस्टर्न के कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड उनका मजाक बनाते थे, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है उनके कैरिकेचर्स डाल दिए जाते थे, किस तरीके से वो अपने आप को मॉडर्न बना रहे हैं, वेस्टर्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या हुआ देखो, प्रिंटिंग आई, टेक्स्ट आया, सिंपल टेक्स्ट आ रहा था अभी तक, फिर उसके बाद मार्जिन छोड़ के वहाँ पे ड्राइंग हो रही थी, ठीक है। अब उसके बाद ये ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू बाकी पिक्चर्स को उसमें डाला जाता था टेक्स्ट के साथ। इसके अलावा अब एक और नई चीज आई, दैट इज कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स, ठीक है। कार्टून और कैरिकेचर्स के थ्रू क्या होता था, किसी भी रिसेंट टॉपिक को, जैसे आज भी होता है करंट में जो भी टॉपिक्स चल रहे होते हैं उनको जो है कार्टून्स की फॉर्म देके लोगों तक पहुंचाया जाता है, कहते हैं व्यंग्य कसते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्शंस होते हैं, कोई पार्टी हार जाती है तो उसका कार्टून आ जाता है, उस पर किसी भी फॉर्म में मतलब उसका कैरिकेचर बना के कोई भी अच्छी सी कैची लाइन दे के उसको पब्लिश कर देते हैं। तो अब ये सब चीज़ें भी बहुत आम हो चुकी है। तो ये शुरुआत इस तरीके से हुई थी उसकी, ठीक है। हाँ, पढ़ो आगे। 8.1 महिलाएं और मुद्रण। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफगोई और गहनता से लिखी जाने लगी, इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर से पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। ठीक है, शुरुआत में महिलाएं कहाँ पे पढ़ती थी? घरों में रहकर ही पढ़ती थी, ठीक है। फिर जब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, शायद इस बुक में भी हमने पढ़ा है कि जो महिलाएं जो थी, समाज सुधारक जो महिलाएं थी, ठीक है, विमेन रिफॉर्मर्स जो थी, उन्होंने क्या करा, महिला स्कूलों की स्थापना करी, ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे फिर महिलाएं जो है घरों की बजाय स्कूलों में जाके पढ़ने लगी, ठीक है। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी इसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं और इसी तरह दकियानुसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दकियानुसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। कौन थी वो? उसके राशा सुंदरी देवी। पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा है ना राशा सुंदरी देवी के बारे में। वो क्या करती थी, उनके हस्बैंड की जो बुक्स होती थी, ठीक है, या कोई भी उनके घर में जो बुक्स होती थी, उसको जब घर में सब लोग काम पे चले जाते थे या जब उनका जो रेस्ट टाइम जो होता था, उस टाइम वो उन बुक्स के पन्नों को फाड़ती थी, एक एक लेटर को जोड़ के एक एक वर्ड उन्होंने बनाना सीखा, ठीक है, कि ये अक्षर क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। एक एक लेटर जोड़ते जोड़ते वो इतना पढ़ गई चुपते चुपते कि बाद में आके जाके उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, ठीक है। तो ऐसी ही एक महिला है जो कि जिनको पढ़ना अलाउड नहीं था, क्योंकि देखा आपने किस तरीके के जो है ऑर्थोडॉक्स पीपल थे उस टाइम में, दकियानुसी विचारों वाले लोग थे जो मानते थे कि पढ़ेंगी तो विधवा हो जाएंगी। मुसलमान भी मानते थे कि लड़कियां पढ़ेंगी तो बिगड़ जाएंगी, ठीक है। तो उस समय में लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। अगर किसी की इच्छा है पढ़ने की तो उसको जो है छुप के इस तरीके से स्टडी करनी पड़ती थी, जैसे कि रशा सुंदरी देवी को करनी पड़ी थी, ठीक है। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था।
लिहाजा उसने वह जबान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी बंगाली में, हाँ, जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। ठीक है। आत्मकहानी पता है ना आपको क्या होती है? आत्मकथा क्या होती है? एक तो बायोग्राफी होती है, एक ऑटोबायोग्राफी होती है। ठीक है। तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है? बायोग्राफी आप किसी के जीवन के ऊपर आपने लिखा, ठीक है, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है, किसी राइटर ने उनके लाइफ को लेके जो भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स थे उसके ऊपर जो है लिखा, तो वो हो गई बायोग्राफी। लेकिन जब पर्सन अपनी लाइफ के बारे में खुद ही लिखता है, जब अपनी सारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट इंसिडेंसेस को लिखता है, अपनी कहानी को लिखता है, तो वो हो जाती है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। जब आप अपनी कहानी को खुद ही लिखते हैं, तो रसा सुंदरी देवी ने अपने ही कहानी को लिखा था, इसलिए ये क्या हो गई? आत्मकथा हो गई। ठीक है। तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस होता है। ठीक है। चूंकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कौतूहल तो था ही। कैलाश बशीनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घर में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं और जिनकी सेवा वे करती हैं वही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोश से लिखा। सामाजिक बंधनों में बंधी औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियाँ किताबों पढ़ने से आई हैं। ठीक है। तो लोग जब ये महिलाओं ने अपनी आत्मकथाओं के बारे में लिखा, तो इनको पढ़ के आपको पता लगेगा कि उस टाइम महिलाओं की दशा क्या थी, कितना स्ट्रगल करना पड़ता था अगर वो पढ़ना चाहती थी तो। ठीक है। और जिनकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रही थी, वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे। ठीक है। लोग ही चाहते थे ना कि महिलाएं ना पढ़े, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुसलमान थे, लेकिन चलो वो नहीं भी पढ़ रही थी तो क्या उनको वो रिस्पेक्ट मिल रही थी? जो वो एक्सपेक्ट करते थे कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, घर के काम करने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लाइफ, चाहे वो कितनी मतलब हाई सोसाइटी हाई क्लास की वीमेन थी, उनके घर में रह के जो कंडीशन थी वो फिर महिलाओं ने जो है अपनी कथाओं में, अपनी आत्मकथाओं में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। आप रियली में जब इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हेल लाइक एक्सपीरियंसेस उनके होते थे, कि उनको कितना ज़्यादा स्ट्रगल उस टाइम पे करना पड़ा था। ठीक है। आज जो हमारी लाइफ इस तरीके की हो रही है, वो उन लोगों की हेल्प से ही हो रही है, क्योंकि जब इन्होंने लिखा, ठीक है, अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, कि इतना स्ट्रगल इनको करना पड़ा, उसके बाद ही तो धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आता है ना, लोगों को पता चलता है कि कितनी मिजरेबल लाइफ जो है महिलाएं जी रही हैं। फिर जब ये महिलाएं लिखती हैं तो ये जागरूक होती हैं, पढ़ना लिखना सीखती हैं तो जागरूक होती हैं, फिर रिफॉर्मर्स बनती हैं, यानी कि सुधारक बनती हैं, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ही 19वीं-20वीं सदी में जो है चेंजेस आने हमारी सोसाइटी में शुरू हुए थे। ठीक है। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी-कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों की तामील, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। ये पढ़ो जरा स्रोत जो नीचे। जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका बेगम रोकेया शेखावत हुसैन ने 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा की। नारी शिक्षा के विरोध कहते हैं कि इससे महिलाएं उद्दंड हो जाएंगी।
ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी की तालीम का हक देने के बुनियादी उसूलों के खिलाफ हो जाते हैं। अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्यों बिगड़ जाएंगी भला? समझ में आया क्या बोला इन्होंने? क्या बोला इन्होंने? समझ में आया आपको? हाँ बताओ, क्या समझ में आया? कि जो मुसलमान है ना, तो औरतों को मतलब जो औरतों का संगठन था उसको मतलब आगे उनको खुद पढ़ेंगी ना तो विधवा हो जाएंगी। पर औरतों का जो वो था ग्रुप था जो ये जो इन्होंने लाइन बोली है इसका क्या मतलब समझ में आया आपको? ये जो इन लेखिका ने बोली है, शिक्षाविद और लेखिका बेगम रुकैया शेखावत, इन्होंने कुछ जो है एक कहीं पे संबोधित करते हुए कुछ लाइंस बोली है। इन लाइंस का मतलब आपको क्या समझ में आया? पढ़ो दोबारा, अपने आप पढ़ो। कोई कौन एक्सप्लेन करेगा? किसको समझ में आया? इसमें जो महिला संगठन था ना, शिक्षा सम्मेलन था, उसमें जो पुरुष औरतों को पढ़ने के लिए रोकते थे उनकी देखो ये क्या कह रही हैं, इन्होंने जो है कहीं पे जो है एड्रेस किया है किसी ग्रुप को, वहाँ पे इन्होंने बोला है नारी शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएं उद्दंड हो जाएंगी, यानी कि महिलाएं बिगड़ जाएंगी। ठीक है, आगे ये कहती हैं कि जी ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी की तालीम का हक देने के बुनियादी असूल के खिलाफ हो जाते हैं। कहने का मतलब है इस्लाम क्या कहता है कि बेसिक एजुकेशन महिलाओं को मिलनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं को मिलनी चाहिए, लेकिन फिर पुरुष कहते हैं कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो बिगड़ जाएंगी। एक तरफ तो वो कहते हैं कि धर्म का पालन करो, दूसरी तरफ धर्म में ही लिखी हुई चीज़ें हैं। क्या लिखा है कि महिलाओं को बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। इन्होंने क्या बोला है, इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी की तालीम का हक देने के बुनियादी असूल के खिलाफ हो जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक उसूल है इनके धर्म का कि महिलाओं को जो है एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन ये पुरुष ही मुस्लिम जो जेंट्स हैं वही कहते हैं कि महिलाएं पढ़ेंगी तो उद्दंड हो जाएंगी। उद्दंड मतलब समझते हो ना, अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्यों बिगड़ जाएंगी। अगर पुरुष भी पढ़ रहे हैं और वो नहीं भटक रहे हैं तो महिलाएं कैसे भटक जाएंगी पढ़ने से? किस तरीके से बिगड़ जाएंगी? क्या आप बिगड़ गए हो पढ़ने से? तो अगर जेंट्स नहीं बिगड़ सकते तो महिलाएं भी नहीं बिगड़ेंगी। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो अगर मुसलमानी जो इनका जो तालीम है, इस्लाम में अगर कहा गया है कि महिलाओं को पढ़ने का हक है, उसके बावजूद भी आप पढ़ने का हक नहीं देते हो महिलाओं को, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, और जो ये चीज़ आप पहले बोलते हो वो हिंदुओं ने बोली थी कि महिलाएं अगर पढ़ेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी, विडो हो जाएंगी। ये हिंदू पंडित थे, वो महिलाओं की शिक्षा का विरोध करते थे तो बोलते थे। ठीक है, मुस्लिम जो जेंट्स होते थे या जो बड़े बड़े उनके वो होते थे, वो क्या कहते थे कि महिलाएं पढ़ेंगी तो उद्दंड हो जाएंगी, जबकि बेसिक उनके उसमें लिखा हुआ है कुरान में इस तरीके की चीज़ें कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, और अगर पुरुष नहीं बिगड़ते तो महिलाएं कैसे पढ़ने से बिगड़ जाएंगी। इस तरीके की जब एड्रेसेस लोगों को होते हैं तो लोग सोचने पे विवश हो जाते हैं ना कि हाँ ये सही कह रही हैं। जब यही चीज़ पढ़ के पुरुष नहीं बिगड़ रहे हैं तो महिलाएं अगर पढ़ेंगी तो उसमें क्या बुराई है। ठीक है। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ही ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया। संवाद के रूप में मतलब डायलॉग्स के फॉर्म में। ठीक है, कि महिलाओं को एक आइडियल कैसा होना चाहिए उसको डायलॉग्स के फॉर्म में बताया गया। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण को तो खरीद ही सकते हैं और आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता है वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबें पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें
उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। ये पिक्चर देखो, पिक्चर पढ़ो, चित्र 19, घोरकली पर लेखन। घोरकली हाँ। घोरकली 19वीं सदी के अंत का रंगीन काष्ठ चित्र। पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना। पति, जैसे कि मुहावरे में कहता है, पति के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी माँ को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। समझ में आया? ठीक है। एक तरफ तो जो है ये कह रहे हैं कि अगर जो अपनी माँ को तो वो जंजीरों से बांध के रख रहा है, उसकी खुद की बीवी उसके सिर पे सवार है। ठीक है। कहीं ना कहीं एडुकेशन का विरोध करने के लिए इस तरीके की चीजें दिखाई जा रही हैं। ठीक है। 8.2 प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार में उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे या यदाकदा संपन्न गांव में भी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठित की बात थी। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तकों और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामीगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई। और अभी तक विमेन रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, महिलाओं की स्थिति थी, उनको किस तरीके से सुधारा गया विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। अभी जाति के नाम पे जो चीजें हो रही थी, सोसाइटी जो डिवाइड थी अपर कास्ट लोअर कास्ट में, उनमें रिफॉर्म लाने के लिए, उस तरीके की सोसाइटी की जो इविल्स थी उनको खत्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये स्वामी नायकर जैसे लोग, जो इनको पेरियार के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ये लोग आगे आते हैं, ये लोग लिखते हैं। ठीक है कि क्योंकि इनके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तो आपने पढ़े होंगे बचपन के, जो उनके चाइल्डहुड जो उनका ट्रीटमेंट था, किस तरीके से स्कूल में उनको बाहर बिठाया जाता था, ज़मीन पर बिठाया जाता था। तो इन सब चीज़ों से ही जब ये फॉरेन में जाते हैं, स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं वहाँ पे, तो जब ये वापस आते हैं तो इन सब चीज़ों के खिलाफ ये लिखते हैं कि कास्ट सिस्टम से जो है बच्चों को किस तरीके से शिक्षा से वंचित किया जाता है, समाज से बचपन से ही उसको दूर कर दिया जाता है। एक मेल लाइन स्ट्रीम जो होती है सोसाइटी की, उसमें एंटर नहीं होने दिया जाता है। ठीक है। तो अब हम इस कॉलम में आप पढ़ रहे हैं, इस हेडिंग में, कि जाति प्रथा के नाम पे जो हमारा समाज डिवाइडेड था, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए कौन कौन से जो थिंकर्स थे या जो ये समाज सुधारक थे वो आगे आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे, और जो है लोगों को चेंज करने के लिए ये लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज की सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा था और इन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। अब कौन किन के बारे में बात कर रहे हैं? मजदूर। तीसरी चीज आ गई, नई चीज। ठीक है। हाँ। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप की जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मीन मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिनकी प्रेरणा उन्होंने बंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूर के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी
यथासंभव पहुँचे। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास थी ना तो पढ़ी लिखी थी, ना तो अपने बारे में, अपने ऊपर हो रहे शोषण के बारे में लिख सकती थी, क्योंकि एडुकेटेड ही नहीं थी, और देश दुनिया में जो चीज़ें हो रही थी उससे कहीं ना कहीं कटी रहती थी। ठीक है, जैसे राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती थी, क्योंकि मजदूर है, वो क्या करेगा, काम करेगा सिंपल अपना। ठीक है, और उसी तक लिमिटेड रहता था। उसके ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं ना, तो उसके लिए बोल सकता है, आसपास की सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही है उसको, उसका अवेयरनेस नहीं होता था। तो जब ये सुधार आते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे जो है ये लोग अपने बारे में लिखना सीखते हैं। कोशिश की जाती है कि जो मजदूर वर्ग है उनको शिक्षा दी जाए, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचाए, और राष्ट्रवाद की ओर भी उनका जो ध्यान जाए। ठीक है, प्रिंट और प्रतिबंध पढ़ो। प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था। मजेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इनके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानी के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दें। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए, और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देशी भाषा के अखबार संपादकों द्वारा गुहान और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेटिंग प्रेस कानून की पुनः समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर थॉमस मैकाले ने पहले ही आजादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो ब्रिटिशर्स को क्या डर था कि अगर इस तरीके से न्यूज़ पब्लिश होते रही उनके खिलाफ, तो इंग्लैंड में भी जो उनके विरोधी हैं, क्यों, क्योंकि देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे इंडिया में आई थी, क्यों, उसको पूरे इंग्लैंड से जो है मोनोपोली कंपनी बना के इंडिया भेजा गया था कि आपके सिवाय इंडिया से या ईस्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कोई और कंपनी ट्रेड नहीं करेगी। यही राइट मिला था उसको वहाँ की क्वीन से। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है ट्रेड कर सकती है वहाँ पे। तो इनको ये डर था कि अगर इसी तरीके की नेगेटिव जो है चीज़ें पब्लिश होती रहेंगी न्यूज़पेपर्स में, तो कहीं इंग्लैंड में बैठे हुए जो इनके विरोधी हैं वो इनकी मोनोपोली को ख़त्म ना कर दें। ठीक है, क्योंकि जब किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी सरकार के बारे में नेगेटिव छपेगा तो उसको सरकार को पलटने के लिए लोग आगे आते हैं। ठीक है, कंपनीज को हटाने के लिए लोग आगे आते हैं। तो इन्होंने सेंसरशिप इंट्रोड्यूस किया। सेंसरशिप क्या होता है, जहाँ पे जो है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पे या किसी पर्टिकुलर जो है इशू पे बैन लगा दिया जाता है कि इसके बारे में आप नहीं छाप सकते हो, नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे काम जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं थे कि हाँ हमारे खिलाफ इस तरीके का क्रिटिसिज्म हो, तो वो सेंसरशिप यूज़ करने लगे। ठीक है, कि आप नहीं इन टॉपिक्स के बारे में या इन चीज़ों के बारे में आप अपने अखबार में नहीं छाप सकते हो। ठीक है, लेकिन बाद में क्या कहते हैं कि उदारवादी औपनिवेशिक अफसर थॉमस मैकॉले ने पहले वाली आज़ादियों को फिर से बहाल कर दिया। लोगों को जो है जो भी वो प्रिंट करना चाहते थे वो कर सकते थे। ठीक है, 1857 के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। लेकिन फिर से क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है और फिर से इनको लगता है कि नहीं, प्रेस को जो हमने इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे दी है वो गलत है। इससे लोग जो है फिर से एकजुट हो सकते हैं, इंडियंस जो हैं, और फिर से हमारे खिलाफ इसी तरीके का कोई आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो भारतीय प्रेस को दबाने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए ये फिर से जो है सेंसरशिप इंट्रोड्यूस करते हैं। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद में समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया था। ठीक है, कि वो इजीली जो है सेंसर कर सकती थी। सेंसर मतलब काट सकती थी, जो भी न्यूज़ उसको नहीं पसंद होती थी उसको सिंपली मना कर देती थी पब्लिश करने से। ठीक है, अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से
छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से सेंसरशिप को इम्प्लीमेंट करते थे? एक दो बार वार्निंग देते थे और फाइनली फिर उसकी प्रिंटिंग प्रेस को ही बंद कर देते थे। ठीक है, हाँ। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिश का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1960 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्होंने 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुआ। ठीक है, ये बॉक्स 4, 5 ये फटाफट रीड आउट कर। बॉक्स 4, कभी कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता कौन था। से वफादार? जो ब्रिटिशर्स के फेवर में न्यूज़ पब्लिश कर सके, ऐसे एडिटर ढूंढना अंग्रेजों को मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इंडियंस जो थे वो क्या थे, वो राष्ट्रवाद की भावना से भरे होते थे। क्योंकि देखो, संपादक जो होगा वो एडुकेटेड तो होगा ही, ठीक है, तभी तो वो एडिटर बना है। तो जो एडुकेटेड थे वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे, भारत को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरीके की जो है चीज़ें छापते थे ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागे। तो ब्रिटिशर्स को बहुत मुश्किल हो जाता था ऐसे न्यूज़पेपर्स को ढूंढना जिनके एडिटर जो हैं उनके लिए फेथफुल हो, उनके फेवर की न्यूज़ को पब्लिश करें। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आजादी खोने के बाद बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। क्या मतलब? आजादी मतलब कौन सी आज़ादी खोने के मतलब? जो इंडियंस की आजादी। क्या बोल रहे हैं, पढ़ो इस लाइन को। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पत्र के लिए सैडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आज़ादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। मतलब कि आज़ादी कब खो जाती है किसी भी न्यूज़पेपर की? जब वो पब्लिश नहीं कर सकता जो एक्चुअल में समाज में हो रहा है। ठीक है, वो बाउंड है उन चीज़ों को पब्लिश करने के लिए जो सरकार चाहती है कि वो चीज़ें पब्लिश हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे अपनी आज़ादी मतलब जो प्रेस की जो फ्रीडम होती है, प्रेस की फ्रीडम क्या होती है कि जो एक्चुअल में चीज़ें अक्कर हो रही है सोसाइटी में उनको पब्लिश कर सके। लेकिन अगर आप वो पब्लिश नहीं कर सके तो वो वही पूछ रहे हैं कि आप मुझको अपॉइंट कर रहे हो एज एन एडिटर्स, तो वो ब्रिटिशर्स से पूछ रहे हैं ठीक है, इस आज़ादी को खोने के बदले में मुझे आप लोग कितना पे करोगे। ठीक है, कि मैं अपनी आज़ादी से जो है न्यूज़ को पब्लिश ना करूँ, जो आप कहोगे मैं उन्हीं न्यूज़ को पब्लिश करूँ। ठीक है, पढ़ो आगे। द फ्रेड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बॉक्स 5। हाँ, मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उनको नियंत्रित करने की कोशिश से मिलता है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नजर रखता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। ठीक है, मतलब प्रिंटिंग चीज़ों की इम्पोर्टेंस कितनी थी, असर कितना होता था, ये ब्रिटिशर्स को पता था। ये क्या लिखा है, मुद्रित जो शब्द होते हैं उनकी ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उनको नियंत्रित करने की कोशिश में मिलता है। जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, अगर किसी चीज़ के पीछे सरकार पड़ गई है तो उसका मतलब सरकार गिरने के चांसेस है ना। उसको डर है कि अगर इसी तरीके की चीज़ें पब्लिश होती गई तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो उनको भी पता था जो ये प्रिंटिंग हो रही है ये हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, कितनी पावरफुल है। ठीक है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो उसके बाद 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ती है जिनको बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या प्रेफर किया था कि हम अपने प्रिंटिंग प्रेस को बंद करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन कि हम वो छापे जो कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं। ठीक है, पढ़ो। रॉयल्ट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाइयों को और सख्त
बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इसी के तहत सेंसर होती थी। अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया। ठीक है, तो जो भी चीज़ें देश को फ्री कराने के लिए की जाती थी, विश्व युद्ध में जो भी केओस हुआ था, उन सब चीज़ों को बंद करने के लिए, उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए जो सेंसरशिप की जाती थी उसके बारे में बताया गया कि कितनी ज़्यादा जो है सेंसरिंग की जाती थी कि वही पर्टिकुलर न्यूज़ जो है पब्लिश होनी चाहिए जो उनके लिए फेवरेबल है। ठीक है, लास्ट गांधी जी की 2 लाइनें लिखी, इनको पढ़ो। गांधी जी ने 1922 में कहा, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, सामूहिकता की आजादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन 3 ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आजादियों की लड़ाई है। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी ने क्या कहा, सबसे पहले तो हमारे पास बोलने की आज़ादी होनी चाहिए ना। बोलने की आज़ादी किसके थ्रू होती है? प्रेस के थ्रू। ठीक है, प्रेस के थ्रू ही तो लोगों को पता चल रहा था ना कि एक्चुअल में क्या हो रहा है सोसाइटी में। तो गांधी जी ने क्या कहा था, सबसे पहली लड़ाई तो हमें अपने वाणी की आज़ादी के लिए करनी पड़ेगी, जो हम फ्रीली बोल सके, फ्रीली हम पब्लिश कर सके। 3 चीज़ें इन्होंने क्या बोली हैं, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और सामूहिकता की आज़ादी। ठीक है, जब पहले हमें ये आज़ादी मिलेगी उसके बाद ही हम अपनी कंट्री को फ्री करा सकते हैं। तो प्रेस की पावर आपको पता लग गई कितनी पावरफुल होती है प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसकी जितनी डीजी रह गई है उनको हम स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट है।